भगवान चमत्कार करते हैं या नहीं करते हैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है ये तो हमारे कर्मों का फलस्वरूप हमें रिजल्ट मिल रहा है ना। लेकिन भगवान चमत्कार करते नहीं करते कुछ समझ नहीं आ रहा, गारंटी नहीं है, कैसे प्रूव होगा। हाँ, थोड़ा विचलित करने वाली बात है ना कि भगवान के आप अस्तित्व पर या भगवान के चमत्कारों पर डाउट करो, लेकिन अगर भगवान यकीन दिला दे तो। इसके साथ ऐसे ही हुआ जिसकी आज कहानी सुनाऊंगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किसी तरह का कोई सुझाव है तो बताइएगा। ये फैक्ट्स ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप से जो लोगों को परेशानियां हुई हैं या अनुभव जो हुए हैं, उनको कहानियों में पिरोकर आप सभी के लिए प्रस्तुत करने वाला एक चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं। आज जो मैं कहानी सुनाऊंगा बड़ी कमाल की, मज़े वाली कहानी, और ये कह सकता हूँ थोड़ी बहुत हास्य भी है। बाबा शाम की काबिलियत पर डाउट कर रहा था ये। बाबा ने 2023 में एक ऐसा प्रूफ दे दिया जो कि पॉसिबली हो ही नहीं सकता था। किसी को बताता है तो वो लोग कहते हैं कि तेरा मन का वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इतना बड़ा चमत्कार थोड़ी ना करते हैं, थोड़े छोटे छोटे करते होंगे ना। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज की कहानी के हीरो का नाम है रुपेश। रुपेश बागपत का रहने वाला है। रुपेश अपने घर में सबसे छोटा है, सारे काम यही करता है। बाजार जाना, सामान लाना, घर में जो छोटा होता है वही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है ना। और कमाल की बात देखिए, ये छोटा भी है और पूरे घर में जिसको भी मन होता है अपने मन की भड़ास निकालने का, गुस्सा निकालने का, किसी को डांटने का, तो इसे बुला लिया जाता है कि तू आजा, तेरे लिए ये सब कुछ है। ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं और चाचा, ताऊ, मौसी, मौसा, बुआ, पता नहीं कितने लोग रहते हैं। एक खासियत इसमें यह है कि किसी को भी गुस्सा आता है तो वो रुपेश को ही बुलाता है। रुपेश, इधर आओ जरा। हाँ, रुपेश आ गया। फिर तुझे पता है ना कि स्कूटर में हवा कम थी, देख नहीं सकता था। अब मुझे ऑफिस जाना है, उसके बाद टायर फुस है और ये है और वो है। इसमें रुपेश की क्या गलती? रुपेश तो अभी सोकर उठा है, बेचारे को कॉलेज जाना है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन सुबह सुबह 5:30 बजे, पौने 6 बजे इस तरह से डांट पड़ जाए तो कितना अच्छा दिन जाए। रुपेश बस डांट खा के वापस आया और मम्मी से कहता है कि मेरी क्या गलती अगर इनके स्कूटर की हवा निकल गई। अब मैं ये सारी चीज़ें देख कर सोया करूंगा कि किसकी गाड़ी में कितना तेल है, किसका मोबाइल कितना चार्ज है। अरे मेरी क्या मतलब है इसमें? मम्मी ने हंसकर कहा कि अरे तू पैदा ही इसलिए हुआ है, पूरे घर में किसी को भी डांटना होता है तो रुपेश तुझे ये आवाज लगती है और इससे तेरे जीवन में एक अच्छाई आएगी। उसने कहा अच्छा, डांट खाने से किस बात की अच्छाई आती है मम्मी? उन्होंने कहा तू कठिनाइयों से लड़ना सीखेगा। कह रहा मैं सीख चुका, बचपन से यही सीख रहा हूं और अब कठिनाई से तो मैं डरता ही नहीं हूं। लेकिन ये कठिनाई नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। कोई भी आता है डांट के चला जाता है। तभी पापा आए। पापा ने कहा कि एक तो तू सुबह जल्दी उठ गया, अच्छी बात है, उसके बाद काम वाम कुछ कर नहीं रहा, यहाँ बैठा बतिया रहा अपनी मम्मी से। मम्मी ने कहा नहीं, ये कुछ बता रहा था। अरे नहीं, एक मिनट, एक बात बताओ, जब तू सुबह उठ गया तो पढ़ाई नहीं कर सकता? अरे पापा, मैं कोई 10वीं क्लास का बच्चा हूँ, कॉलेज का हूँ, तो क्या कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती? हमने कभी कॉलेज नहीं करा। इस लड़के को तो ये नहीं समझ आता कि पढ़ाई का महत्व क्या है। हैं, जब भी देखो इसे कुछ कह दो तो मम्मी के पास आके बातें करने लग जाता है। फिर कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किससे कहूँ? अगर माँ को अपनी बात नहीं बताऊंगा कि मुझे इस तरह से डांट पड़ रही है बेमतलब की, तो किससे कहूँ? आप तो मेरी सुनते नहीं हो। माँ ने कहा पापा से इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तेरा मुंह ना लो। ये मैं तो मम्मी तुम्हारी तरफ था और तुम मेरी टीम में थी। तुमने एकदम ही मतलब मेरा साथ छोड़ दिया, पापा की तरफ हो गई है, ये कोई बात होती है? माँ ने कहा कि देख, अब ज़्यादा ना बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आकर तू अपना ये रोना रोना बंद कर दे। अब माँ की तरफ से भी मना हो गया कि भैया जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, अपने तक रखो या किसी और से कहो। अब ये किसी और मैं ढूंढने लग गया वास्तव में कि घर में किससे कहूँ। चाची को एक बार बताने की कोशिश करी, चाची ने इस बात में इंटरेस्ट लिया नहीं। अपनी बड़ी दो बहनों को बताने की कोशिश करी, वो इसकी तरफ अरे चल ठीक है, काम कर अपना। एक बड़ी दीदी जो है उनकी शादी हो चुकी है, दूसरी बड़ी दीदी की इस साल शादी है। दोनों को कोशिश कर रहा है, पता नहीं कोई सुन नहीं रहा है इसकी।
मतलब वास्तव में पूरे घर में इसे कोई एक ऐसा सदस्य नहीं मिल रहा जिसके कंधे पर सिर रखकर 2 मिनट को रो ले। इनके घर के सामने से झांकी निकल रही थी, एक बहुत बड़ी झांकी। एक तरह से कह सकते हैं कि एक मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना थी। ये बाबा श्याम की नहीं है, पहले एक बात बताऊं आपको। ये वहाँ के जो लोग हैं, जिस प्रथा को वो लोग मानते हैं, उनके किसी इष्ट की थी, वहाँ किसी जगह स्थापित होनी थी। मतलब नई मूर्ति आई थी, मंदिर वो पुराना ही था, लेकिन मूर्ति वहाँ पर एक नई लग रही थी। ये वहाँ गया बाहर और बड़ी तेजी से बोलता है कि इतना शोर करने की जरूरत नहीं है। और सब लोग एकदम चुप हुए कि क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम, ठीक हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये हमारे गुरु की प्रतिमा है, उन्हें हम वहाँ ले जा रहे हैं, और अगर गा बजाकर हम ले जाते हैं तो इसमें परेशानी क्या है? इसने कहा बिल्कुल लेकर जाओ अपने आप गुरु जी को, आवाज़ मत करो, पता है मुझे घर में कितनी डांट पड़ रही है। एक वहाँ से बुजुर्ग भाई साहब बाहर आए और कहते हैं हंस के कि बेटा, अगर तुम्हें डांट पड़ रही है तो यानी घर के सबसे प्रिय तुम हो, सबसे ज़्यादा लोग प्यार तुम्हें करते हैं, तो कहते हैं कि आप मेरे घर रह लो आकर, सबसे ज़्यादा प्यार आपको करेंगे लोग। उन्होंने कहा नहीं, ये कहने वाली बात है, अगर मैं तुम्हारे घर आकर रहूँगा ना तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने इसे घर में बुलाया ही क्यों। कहता नहीं, आप आओ मेरे साथ चलो, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं, ये गर्मी का समय था और इन्होंने लाल कलर का शॉल पहन रखा था। आप चलो मेरे साथ घर में, ठीक है। और अब से आप ही को डांट पड़ेगी, मैं कह दूंगा जिसको भी मुझे डांटना है, ये बाबूजी को डांट लो। ये देखने में तो वृद्ध है, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने चलना शुरू करा तो रफ्तार ऐसी कि जैसे कोई नौजवान चल रहा हो। इसके घर में जैसे ही उन्होंने प्रवेश करा तो इसने रोक दिया, 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, आप तो सही में आ रहे हो, अच्छा लगेगा कोई आपको डांटेगा, आप इतने बड़ी उम्र के हैं। तो उसने कहा अच्छा, जब तुम्हें डांट सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं डांट सकते? और मैं तो एक बार पूछना चाह रहा था कि भाई तुमसे लोगों को परेशानी क्या है, इतने प्यारे इतने अच्छे बच्चे हो। उसने कहा अच्छा बच्चा तो मैं कहीं से नहीं हूँ, पता है 10वीं में जैसे तैसे पास हुआ, 12वीं में अच्छे नंबर आ गए इसलिए कॉलेज अच्छा मिल गया, कॉलेज में स्पोर्ट्स में कोशिश करता हूँ तो वहाँ मेरा कभी हाइट कम रह गई इसलिए बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, चश्मा लगा रहा हूँ इसलिए मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्टिव कम हूँ इसलिए फुटबॉल नहीं खेल पा रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्पोर्ट्स में इतना मन था करने का, नहीं कर पाया, स्पोर्ट्स छोड़ के मैं म्यूज़िक में घुसा तो वो गिटार की तार से 2 बार उंगली कट गई, तो उसके बाद से मैंने गिटार बजाना छोड़ दिया। तो ये हंस के कहते हैं कि बेटा तेरे जीवन में परेशानियां भी कमाल कमाल की आ रही हैं, मतलब गिटार की तार है, फुटबॉल, पैर में वजन, और पता नहीं चश्मा लगाता है तो क्रिकेट नहीं खेल, क्या क्या हो क्या रहा है तेरे साथ ये? कहता भगवान जब किस्मत लिख रहे थे ना तो मेरी बारी में भगवान ने छुट्टी ले ली थी, इसीलिए। अब वो बहुत तेज तेज हंसे। माता पिता है कि ये कर क्या रहा है तू, कॉलेज नहीं जाना, नहा और निकल कॉलेज को, वैसे ही खड़ा पता नहीं क्या बोले जा रहा है। अरे बाबूजी सामने खड़े हैं, इन्हें कोई बाबूजी नहीं दिखे सामने खड़े हुए, ये किससे बात कर रहा था कुछ नहीं पता। इसके मन में एकदम डर बैठ गया जब माँ ने कहा ना कि तेरे साथ कोई नहीं खड़ा। एकदम से ही सबको पता चल गया किसके चेहरे को देखकर कि ये किसी बात से डर रहा है। मौसा मौसी भी वहीं पे थे, आए हुए थे छुट्टियां वगैरह करने के लिए। उन्होंने पूछा कि तुझे डर किस बात का लग रहा है, तेरे चेहरे से पता पड़ रहा है तू क्यों डर रहा है? कह रहे मेरे साथ खड़े हुए किसी को भी ये लाल शॉल में बाबूजी नहीं दिख रहे। पिता ने कहा अगर बाबूजी दिख रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं ये तो बता दे हमें, कि अगर किसी को डांटना है तो वो मुझे डांटे तुम्हें ना डांटे। अच्छा, जो हमें दिख ही नहीं रहा हम उसे डांटे कैसे हैं, हम तो तुझे ही डांटेंगे। अब उसने बाबूजी की तरफ देखा और वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये मोटी मोटी मूछें हैं। इसे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बात पर ये यकीन नहीं कर रहे, और भूत प्रेत ऐसे थोड़ी ना दिखते होंगे, ये तो बहुत सुंदर है। भूत प्रेत तो हमने पिक्चरों में, सीरियलों में या अपने ख्वाबों में डरावने देखे हैं, ये तो बड़े सुंदर हैं, प्यारे हैं, चेहरे पे क्या चमक है, रौनक है, तेज है। बाबूजी से कहता है कि आप सिर्फ मुझे ही दिख रहे हो क्या? बाबूजी ने मुस्कुराकर चेहरा इस तरह से जब करा तो इसके हाथ पैर फूल गए। तो मुझे मत दिखो, मुझे कोई ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो कि सिर्फ मुझे ही दिखे। बाबूजी आप अपने घर जाओ। उन्होंने कहा अब तूने मुझे बुलाया है उसके बाद भेज रहा है? तो ये कहता है कि बाबूजी ऐसा है, मैं गुस्से में नहीं, बड़े प्यार से कह रहा हूँ कि आप जाओ, मैं सच में ऐसे किसी दोस्त को नहीं चाहता ना, कोई भी नहीं चाहेगा जो सिर्फ उसे दिखे बाकियों को ना दिखे। मैं ठीक हूँ, मैं डांट खा लूंगा, लेकिन आप जाओ, ऐसे मेरे मन में डर बैठ रहा है। अब उनसे चलते चलते जब वो जा रहे थे तो पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने, बाबूजी ने अपना नाम श्याम बताया। कहता अच्छा बाबूजी आप बुरा मत मानना, एक बात बताऊं, श्याम नाम तो अब जाके पॉपुलर हुआ है, पहले के टाइम में आपकी उम्र में ये श्याम,
इस तरह के नाम होते थे। घर वाले सब एक दो बार इसे ना डांट के यहाँ से जा चुके हैं। ये अकेला खड़ा बाबूजी से बात कर रहा था, तो दरवाज़ा इसने बाहर का खोल ही रखा था। वो जो टोली सामने से जा रही थी, उनमें से दो चार लोग और थे, वो जा रहे थे, उन्हें रोका कि ये बाबूजी आपके साथ है ना, आप इन्हें ले जाओ। अब उन लोगों ने घर में अंदर की तरफ देखा, फिर एक दूसरे को देखा और चलने लगे। तो इसने दोबारा से कहा, अरे एक मिनट रुको तो सही, आप ये बाबूजी को ले जाओ ना। उन्होंने कहा, बेटा सुबह सुबह इस तरह के मजाक नहीं करे जाते हैं, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, किसको ले जाएं? अरे आपकी टोली से ये बाबूजी इधर आए थे, और अब इसने अंदर देखा पलट कर, तो इसे बाबूजी वहाँ दिखे नहीं। इसे समझ नहीं आया कि मैं दरवाजे पर बीच में खड़ा हूँ, घर में अंदर वो गए नहीं, बाहर की तरफ वो आए नहीं, तो ये गए कहाँ? अब इसके मन में जो डर आया ना, ये भूत प्रेत को लेकर आ गया। मेरे घर में कोई भूत प्रेत ही आया था, और वास्तव में भूत प्रेत इतने भयानक नहीं दिखते, ये तो बहुत सुंदर थे। मोटी मोटी मूछे, घुंघराले लंबे बाल, और गर्मी में इतना मोटा शॉल पहन रखा था, ना जाने क्यों पहन रखा था। हो सकता है किसी को सर्दी ज़्यादा लगती हो, इसी वजह से उसने गर्मी में भी शॉल पहन रखा है। उम्रदार थे ना। जब ये यहाँ से परेशानी को लेकर घर में अंदर आया, नहाते नहाते भी यही सोच रहा था कि मेरे घर में वो आया कौन था, या मेरे घर में हुआ क्या था। ये अभी आंखें खोली, कपड़े बदले, तो माँ ने बताया कि कोई तुझसे मिलने आया था, तेरा नाम ले रहा है, वो बाहर खड़ा है। कौन है? मुझे क्या पता, तेरा ही कोई कॉलेज का मित्र होगा। अब ये बाहर गया, देखता क्या है कि सेम उसी शक्ल का और उसी तरह की पर्सनैलिटी, उसने भी शॉल पहन रखा था, लेकिन ये लड़का करीब 24-25 साल का है, घुंघराले बाल हैं, काजल लगा रखा था, और बहुत मोटी मोटी मूंछें हैं। तुम कौन हो? मेरे पास क्यों आए हो? मुझे जानते हो? उसने कहा, अरे सारे सवाल अभी पूछ लोगे, मैं क्या घर में अंदर आ सकता हूँ? इसने मना कर दिया, नहीं, किसी अनजान व्यक्ति को मैं नहीं लाता, लेकिन मेरे भाई है कौन तू, ये तो बता दे। मेरे को बाबूजी ने भेजा था, मेरा नाम श्याम है, और कह रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, और तुमसे कुछ समस्याएं मैं ले लेता हूँ। हैं? मेरे से समस्याएं ले लेता हूँ? मैं समझा नहीं। कह रहे, मैं समझाने के लिए ही तो आया था। और कमाल की बात देखिए कि माँ ने जिसे बोला था कि बाहर कोई इंतज़ार कर रहा है, ये वो लड़का नहीं है। बुलाया किसी और ने था, लेकिन दिख कोई और रहा है। आप समझिएगा बात को। इस लड़के ने कहा कि मेरे को बात बताओ तो सही, तुम कह क्या रहे हो? मेरी समस्याएं लेने आए हो? मेरे को तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पूरा घर मुझे डांटता रहता है। कॉलेज में नंबर पता नहीं कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, अभी कुछ नहीं पता। जो जॉब है, जो सोचा था वहाँ तक पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, कुछ नहीं पता। मैं भगवान की पूजा पाठ भी करता हूँ, उसके बाद भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं, कठिनाई हैं। तुम्हें पता है कि पड़ोस वाले लड़के ने बाइक ले ली, और मैं आज भी कॉलेज साइकिल से जा रहा हूँ। पूरे घर के पास कन्वेंस है, दीदी के पास स्कूटी है, जो चाचा का लड़का है उसके पास भी मोटरसाइकिल है, मेरे पास साइकिल है। जबकि सक्षम हैं हम, मम्मी पापा के पास पैसा बहुत है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। दीदी मांग लेना कुछ भी, उसे तुरंत मिल जाता है। और बताऊं समस्याएं? इसने कहा कि ये कोई समस्याएं नहीं है, मैं तो सोच रहा था कि कोई बड़ी विपदा है, परेशानी है, कठिनाई है, तो उसे दूर कर देता हूं। तो इस लड़के ने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया कि कठिनाई ये है सबसे बड़ी कि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो बदलता रहता है। अगर तुम मेरी कठिनाई दूर कर सकते हो तो क्रिकेट में मेरा सिलेक्शन करा सकते हो, लेकिन हाँ देखो, इतना मोटा चश्मा लगाता हूँ, करा सकते हो मेरा सिलेक्शन? उसने कहा, वो तो तुम्हारी काबिलियत पे होगा ना। इस तरह की बातें मैं अगर ईश्वर से कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो तुम्हें भगवान ने भेजा है। माँ ने कहा, तेरी हो गई हो नौटंकी तो स्कूल कॉलेज के लिए अपना निकल। इसने कहा, अरे माँ, अभी तुमने ही कहा था ये मुझसे मिलने आया है। अब माँ बाहर आई, देखा इधर उधर, इन्हें अब ये लड़का नहीं दिखा। इसके साथ ये हो क्या रहा है? भूत प्रेत मतलब अपने आप को क्या चेंज कर करके आ रहे हैं? इसने माँ से दोबारा कहा कि तुम्हें सामने लड़का नहीं खड़ा दिख रहा? माँ ने कहा, कभी तुझे बाबूजी दिख रहे हैं, कभी तुझे लड़का दिख रहा है। बेटा, तेरी आंखों का जो चश्मा है ना, ये बेकार हो गया। अब कोई मोटा और ज्यादा भयानक नंबर वाला चश्मा पहन ले तू तो। अरे तुझे मैं खड़ी दिख रही हूँ? उसने कहा, अरे मम्मी तुम कैसी बातें कर रही हो? अब ये बहुत परेशान है इस बात को लेकर, जो मुझे लोग दिख रहे हैं वो मेरे घर वालों को क्यों नहीं दिख रहे हैं। अब ये यहाँ से मतलब कॉलेज के लिए बेचारा निकला अपनी साइकिल लेकर, तो मोड़ पर जाने के बाद इसकी साइकिल की हवा निकल गई। इसने बहुत गुस्से में एक बात बोली कि जब से मेरी जिंदगी में शाम आया तब से परेशानियां बढ़ गईं। और ये बात वहां पर एक महिला थी जो कि सब्जी खरीद रही थी, उन्होंने सुनी। वो इसके पास आई कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, इसमें ईश्वर की क्या गलती है? तो इसने उनकी तरफ देखा कि अरे माँ जी, मैंने आपको थोड़ी ना कुछ कहा है। नहीं, फिर भी तुम श्याम बाबा को ऐसे कैसे बोल सकते हो? कौन श्याम बाबा? मैंने अपने दोस्त श्याम को बोला है, जो मेरा दोस्त है भी और नहीं भी है। नहीं, तुमने जिस तरह से बोला है, हमें लगा कि तुमने खाटू श्याम बाबा के लिए बोला है, और हम
उनको बहुत मानते जानते हैं, इसलिए हमें कोई उनके बारे में उल्टा बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। आपसे एक बात बताऊं अम्मा जी, मेरी ज़िंदगी में ये श्याम नाम के 2 लोग आए हैं, और कमाल की बात ये है कि ये किसी को दिखते नहीं हैं, सिर्फ मुझे दिखते हैं। अम्मा ने एकदम इसको कहा कि तुम बाबा श्याम को मानते हो? अरे मैं नहीं मानता कोई बाबा श्याम को, और जानता ही नहीं हूँ। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, आप सुनो मेरी बात, मैं जिस 2 श्याम को जानता हूँ ना, ये दिखते नहीं हैं। एक तो वृद्ध हैं और एक लड़का है तकरीबन 23-24 साल का। अम्मा जी आपको डर लगा सुनकर? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो विश्वास है कि हो सकता है ये खाटू श्याम बाबा हैं जो कि तेरी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन तू है उनसे डर रहा है। अच्छा, तो ये कहाँ मिलेंगे खाटू श्याम बाबा? मैं जाकर उनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। ये लड़का ना थोड़ा सा एटीट्यूड में बात कर रहा था। माई ने कहा कि तुम्हारे घर से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर बाबा श्याम का एक छोटा सा मंदिर है, वहां जाकर अरदास लगा दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यही दिख रहे थे। ये कॉलेज भूल गया कि कॉलेज तो बाद में जाऊंगा, पहले इन्हीं से मिल लूँ, ये कौन है श्याम जो कि सिर्फ मुझे ही दिखता है। ये मंदिर पहुंचा तो मंदिर में कोई नहीं भाई साहब, ये कैसा मंदिर है, पूरा मंदिर खाली, द्वार खुले हुए हैं। ये कैसे भगवान है? इनको मानने जानने वाला कोई नहीं है क्या? है ऐसे कैसे? जाऊं नहीं जाऊं, यही है कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर। ऊपर पड़ा, और हाँ, एक बाहर कोई फल फूल बेचने वाला था, उससे पूछा कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर यही है? उसने कहा हाँ। आज इतना खाली क्यों है? उसने कहा आंखों पर जो चश्मा लग रहा है उसे साफ करके देखो, कहाँ खाली, लाइन लग रही है इतनी लंबी, तुम्हें खाली दिख रहा है। अब इसने देखा इधर उधर कि कहाँ लग रही है लाइन, और ये अभी की बात बता रहा हूँ, ये आंखों का भ्रम नहीं है, कोई सपना नहीं है, इसे कोई लाइन कोई भीड़ कुछ दिख ही नहीं रहा है। मंदिर में प्रवेश करते ही इसे सिर्फ खाटू श्याम बाबा दिख रहे हैं, मतलब जो उनकी प्रतिमा है वो दिख रही है, इसे भीड़ नहीं दिख रही। ये सीधा बाबा श्याम की जो मूर्ति है उसके सामने पहुंच गया, और उन्हें एक टक देख रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यही है। तभी उस मूर्ति से वो दोनों लोग, एक इस तरफ एक इस तरफ, निकलता इसे दिखा, और वापस वो मूर्ति में चले गए। ये एकदम भाग कर गया कि मैं इन दोनों को अभी पकड़ लूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये वहां तक पहुंचा, इसे बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया कि आप यहाँ मूर्ति तक इतना अंदर नहीं आ सकते, आप थोड़ा बाहर रुकिए, क्या कर रहे हो? इसने देखा पूरे मंदिर में भीड़ है, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि लड़का लाइन काट के आगे चला गया, ये लड़का देखिए ऐसे चला गया, इसे ना कोई लाइन मिली, इसकी क्या गलती, से तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसे सिर्फ भगवान दिख रहे थे। ये बस ये कहे जा रहा था कि जो 2 लोग मूर्ति में समा गए वो कौन है? जादूगर। उन्होंने कहा बेटा कोई जादूगर नहीं है, और जिस तरह की तुम कहानी बना रहे हो ना, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप चलो, अगर दर्शन करने हैं तो लाइन में आओ, ऐसे नहीं। अभी से ये बात ना समझ नहीं आ रही कि किसी से ये बात कही जाए नहीं कही जाए, और कहूँगा तो कोई यकीन नहीं करेगा ना, क्योंकि ऐसा कैसे होगा कि लोग सामने खड़े हैं और तुझे दिख नहीं रहे। लेकिन इसने इस बात को मान लिया। जब मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा था और मेरे माता पिता को नहीं दिखा, तो अब हो सकता है कि ऐसे ही मुझे ये लोग नहीं दिख रहे, या नहीं दिखे होंगे उस वक्त। अब क्या करा इसने कि बाबा श्याम से बहुत सारी बातें करने के लिए दोबारा से लाइन में लग गया। वैसे तो ये एक बार दर्शन कर चुका था, लेकिन समझ नहीं आया इसे कि हुआ क्या है सब। लाइन में लगा रहा। इसका जब नंबर आया तो पंडित जी ने कहा तुम्हें कुछ अर्पण करना है यहाँ? तो इसने कहा नहीं, मुझे कुछ बात करनी है। मतलब लोग लाते हैं ना, पूजा का सामान लेकर आते हैं, और बहुत सी ऐसी अपनी परेशानियां पर्ची में लिख कर लाते हैं। तो इसने पूछा कि ये पर्ची किस बात की है? उन्होंने कहा बेटा देख, इतनी देर खड़े होकर बात नहीं हो सकती, ये पर्ची में लोग अपनी समस्या लिखते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं, और हाँ, इनमें से एक पर्ची आपके सपनों में आएगी, वो आपको सॉल्व करनी होती है। इसने कहा ना मेरे पास कोई पर्ची है, और ना मैं किसी की पर्ची को उठा रहा, मुझे बस इनसे बात करनी है कि ये हैं कौन, जिन्होंने आते के साथ ही एक क्वेश्चन मार्क मेरी ज़िंदगी में ला दिया कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे सुबह से जो डांट पड़ रही है ना, मुझे उस पर ध्यान नहीं है। मैं सिर्फ अभी इन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ कि ये मेरे को क्यों दिखे, या ये कौन है दोनों। कह रहे 2 जने कौन है सामने? बाबा श्याम की प्रतिमा है, 2 कहाँ हैं यहाँ? उसने कहा नहीं, ये तो हैं ही बाबा श्याम, ठीक है, ये तो भगवान जी हैं ना, लेकिन वो जो 2 लोग और जादू तरीके से वो मूर्ति में समा गए। पंडित जी ने देखा इस लड़के को ऊपर से नीचे तक कि बेटा ठीक है, मानसिक संतुलन हिल गया, कोई बात नहीं, ईश्वर सब ठीक करेंगे, चलो आगे। इसने कहा चलो आगे। अरे मैं 1 मिनट देख तो लूँ, दर्शन तो कर लूँ। अब इसने जैसे ही फ़ोन निकालकर फ़ोटो खींचने की कोशिश करी, पंडित जी ने मना कर दिया कि फ़ोटो वगैरह यहाँ से नहीं खींच सकते। ठीक है, नहीं खींच सकते, नहीं खींचेंगे, और मैं दोबारा इस मंदिर में आऊँगा भी नहीं। उन्होंने कहा बेटा जाओ, इस तरह से बातें नहीं करते हैं, आपकी श्रद्धा है, आपको ईश्वर भक्ति करनी है नहीं करनी है, कौन जोर ज़बरदस्ती करता है, आप जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। अब ये लड़का यहाँ से बाहर आया।
मैंने क्या बताया कि पंडित जी ने फ़ोन इसको वापस रखने को कह दिया था, फ़ोटो नहीं खींची थी। ये बाहर आया, मम्मी को फ़ोन करने के लिए इसने फ़ोन निकाला, तो मतलब इसके फ़ोन में बाबा शाम की वो फ़ोटो खींची हुई रखी थी। फ़ोन सिर्फ़ इसने इस तरह से निकाला था और जब मना कर दिया तो वापस रख लिया था। फ़ोटो नहीं खींची थी, लेकिन वही फ़ोटो है। अब इसने वो फ़ोटो देखी, उसके बाद अंदर मंदिर में झाँक कर देखा कि हाँ, यही है। यहाँ से सीधा भागता हुआ माँ के पास पहुँचा कि भगवान और भूत प्रेत एक जैसी हरकतें करते हैं क्या? माँ ने कहा कैसी मूर्खों वाली बात कर रहा है? अभी तक तो डाँट पड़ रही थी, अब तेरी पिटाई भी हो जाएगी। भगवान और प्रेत में कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हें पता है खाटू श्याम बाबा हैं। ये कौन से भगवान हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है भूत प्रेत आत्माओं के भगवान हो। माँ मैं ना लाइन में लगा था, उससे पहले भीड़ मुझे दिखी नहीं। फ़ोटो मैं खींचना चाह रहा था लेकिन फ़ोटो खींची नहीं। बाहर आकर देख रहा हूँ तो फ़ोटो है। माँ ने कहा तेरे साथ भगवान चमत्कार कर रहे हैं, इनसे मांग ले जो मांगना है। इसने एक ऐसी बात मांग ली जो कि बहुत सारे डॉक्टरों के लिए भी सवाल था। आपको यहाँ मजाक लगे तो लगता रहे, मैं तो बाबा शाम पर आस्था रखता हूँ भाई साहब, तो यकीन करता हूँ कि ये तो बहुत छोटी बात है, बड़े बड़े चमत्कार कर रखे हैं बाबा ने। भाई साहब 3 दिन में इसके चेहरे पर से ये जो चश्मा था ये उतर गया। क्रिकेट में वास्तव में इसका बहुत ज़्यादा मन हुआ करता था, लेकिन सिलेक्शन इसका एक ऐसे स्पोर्ट्स में हो गया जिसके बारे में इसे अंदाज़ा नहीं था कि कभी होगा। ये टेबल टेनिस खेलता है लड़का, और चलो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता ही दूँ, कुछ समय में भारत को रिप्रेजेंट करेगा। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कहता है कि मैं बाबा शाम को देख सकता हूँ। इनके घर में आने वाली बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी खुशी इसने 1.5 साल पहले बता दी कि मुझे बाबा ने बताया कि ऐसा कुछ होगा। इन्होंने एक नई गाड़ी शोरूम से ली थी, जिसके अंदर एक समस्या जो कि कंपनी वालों को भी नहीं पता थी, इसे एक दिन पहले सपने में ऐसा लगा कि बाबा ने ये बात बोली है। इसने वहाँ नई गाड़ी जब ले रहे थे और डिलीवरी हो रही थी, वो चीज़ चेक करवाई। कंपनी वालों ने पहले तो मना करा कि इस तरह की समस्याएं नई गाड़ी में नहीं होती, लेकिन निकली। उन्हें समझ नहीं आया कि ये चीज़ हमारी आंखों से कैसे बची और इस लड़के को कैसे पता चली, क्योंकि ये तो पहली बार शोरूम के अंदर आया है। इसने कोई गाड़ी को पहले चेक किया ही नहीं था। इनकी दीदी को जॉब मिलेगी विदेश में, ठीक है, और वहीं शादी भी होगी। 3 साल पहले पता चला था। दीदी इसका मजाक बनाती थी कि अरे विदेश का मतलब क्या है, मैं तो अगर जॉब करूंगी तो इंडिया में करूंगी, और घर परिवार में सब लोग जो देख रहे हैं रिश्ता, भाई हिंदुस्तान में ही देख रहे हैं। तू क्या क्या बोलता रहता है, बाबा शाम तेरे को मतलब कुछ भी बता देते हैं। और जब ऐसा हुआ ना, तो ये सब अब लाइन लगाकर पूछने आते थे इससे, पूछ बाबा से हमारे बारे में ये, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। मैंने भी पूछा था, अपने चैनल के बारे में कुछ पूछ रहा था, तो कह रहे ना भाई नितिन जी, आपको बस ये बता सकता हूँ कि वो जब मेरे सपने में आकर किसी के लिए कुछ बताते हैं तो मैं उसी को ही बता सकता हूँ, और वो सिर्फ उसी के लिए होती है, और ऐसा नहीं कि रोज़, कभी भी। इन्होंने मुझे एक बात और कहा था कि नितिन भाई, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा शाम पर आस्था तो करते हैं, रखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारा अच्छा समय जो होता है ना, वो नहीं आ रहा। उनको बस एक बात कहना चाहूँगा कि जब आपकी ज़िंदगी में कठिनाई चल रही हो और उस वक्त आपने बाबा का दामन थाम रखा हो, तो कोई डाउट मत रखिएगा किसी भी तरह का कि समस्याएं टलेंगी नहीं। बहुत बेहतरीन वक्त आएगा उसके लिए जिसने अपने ईश्वर का दामन थाम रखा है, चाहे अच्छे समय में चाहे बुरे समय में। बस इनकी कहानी आज इतनी ही थी। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इनके साथ और भी कुछ चमत्कार हुए थे, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा मेरी खुद की हंसी नहीं रुक रही थी, इसलिए मैंने वो चीज़ शामिल नहीं करी। इन्होंने भी कहा था कि ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर ये वाली बात बताना चाहो। मैंने कहा इतने ये वाली बातें नहीं बताई जाती हैं। और धन्यवाद आपका कि आप विश्वास करके मुझे अपनी कहानियाँ बताते हैं, भेजते हैं। अपने अनुभव इसी तरह से मेरे को भेजते रहिए। मैं कोशिश करके हर किसी की कहानी अपलोड करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।